हम बात कर रहे थे 7th चैप्टर की, 12th क्लास के 7th चैप्टर की बात कर रहे थे और उसमें हमने बात की थी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। उसके बारे में हमारे को ओरेस्टेड भाई साहब ने ये बता दिया था कि विद्युत धारा के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यदि हम बात करें कि भाई विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा विद्युत धारा के कारण, और उसने ये भी बता दिया कि पास में ज्यादा होगा, दूर जाओगे तो कम होगा, और उसने सारी कंडीशन अप्लाई कर दी थी। अब उसके बारे में यदि हम बात करें कि भाई चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या परिमाण कितना होगा, उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में ओरेस्टेड भाई साहब ने नहीं बताया था। फिर उसके बारे में बताया बायो-सावर्ट ने। किसने बताया? बायो-सावर्ट ने। बायो-सावर्ट ने इसके बारे में बताया। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अपने पास में कोई धारावाही चालक तार है और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका परिमाण कितना होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में बायो-सावर्ट ने बताया कि जैसे अपने पास में मान लो कि ये कोई धारावाही चालक तार है और जिसमें करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, जिसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर है। इसमें हमने एक ये अल्पांश ले लिया, ये क्या हो जाएगा अपने पास में धारावाही अल्पांश, इसमें धारा बह रही है, और इसकी लेंथ ले ली मैंने dl, इसकी लंबाई ले ली छोटी सी dl, ठीक है ना, और इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हमारे को इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे स्थित बिंदु P पर ये जो करंट की डायरेक्शन है और ये जो r की डायरेक्शन है, दोनों की ये है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है उसको मैं लिख रहा हूं थीटा। आगे बात समझ में? ये जो डायरेक्शन है dl की ले रहा हूं मैं, dl की डायरेक्शन ये होगी, और जो dl की डायरेक्शन ले रहा हूं वो धारा की दिशा में ले रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर dl की जो मैं डायरेक्शन लूंगा वो धारा की दिशा में लूंगा, r की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा, ठीक है ना। और ऐसा ही तुम एक बिंदु और ले सकते हो, जैसे मान लो इसी साइड में, इस साइड में तुम बिंदु ले सकते हो, जैसे ये वाला P डैश पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको इस बात का मालूम है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश राशि है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगी, ठीक है ना, और परिमाण भी होगा। दिशा की यदि मैं बात करूं तो दिशा की अपने पास में बुक के अकॉर्डिंग नियम है, वो मैं आपको इसके जस्ट बाद में बता दूंगा, लेकिन जो सिंपल और देसी तरीका है वो अपना ही यूज करेंगे, बुक का नहीं, ठीक है ना। तो इधर देख लेना भाई। तो यहां से सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये dl अल्पांश की लंबाई है, इसमें I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू याद करनी है, जो यहां से करंट की डायरेक्शन के अंदर जो अल्पांश है उससे थीटा एंगल पर स्थित है, ये इसकी कोणीय स्थिति, सारी बातें हो जाएंगी। तो बायो-सावर्ट भाई साहब ने क्या बोला कि यदि अपने पास में कोई धारावाही अल्पांश है, ठीक है ना, तो उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो उसने बताया कि छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, छोटा सा होगा, और जिसको मैं लिखता हूं dB से, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि जो इसकी वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, वो प्रोपोर्शनल होती है इस धारावाही अल्पांश में बहने वाली करंट के समानुपाती, ठीक है ना। फिर दूसरी बात उसने क्या बोली कि इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो समानुपाती होती है धारावाही अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, धारावाही अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला कि जो dB प्रोपोर्शनल होता है, ओरेस्टेड भाई साहब ने अपने को बताया था कि दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम होगी, और इसने भी ऐसा बताया, और इसने बताया कि क्या हो जाएगा, dB प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर उसने फोर्थ नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इसने ये बोल दिया, सेकंड नंबर पे ये बोल दिया, थर्ड नंबर पे ये बोल दिया, और फोर्थ नंबर पे उसने जो बात बोली वो बोला dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, मतलब यहां जो dl अल्पांश है करंट की दिशा में उसकी दिशा तथा उससे जो अभिष्ट दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P है, जो अभिष्ट बिंदु P है, तो ये जो r की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच के अंदर जो एंगल है उसकी ज्या के, साइन को हम क्या बोलते हैं, ज्या हिंदी में, तो उसकी ज्या के प्रोपोर्शनल होता है। इन चारों समीकरण को यदि तुम एक साथ लिखना चाहो तो यहां से क्या लिख सकते हो, dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r²।
उसने बोला कि इस धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। फिर यहां से अब जैसे हम कूलाम का नियम भी पढ़ चुके अपने, और दूसरी कई बातें भी हैं, यदि समानुपाती होता है उसको बराबर करने के लिए एक नियतांक काम में लेते हैं। तो यहां से dB बराबर एक नियतांक काम में लूंगा मैं, K लिख देता हूं इसको मैं, K I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में इस धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी। यहां K एक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। K एक क्या है, नियतांक है। और ये मैं तुम्हारे को पहले ही बता चुका फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में ही कि सार्वत्रिक नियतांक क्यों नहीं है और नियतांक क्यों बोल रहे हैं, मालूम है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, सब जगह एक समान नहीं होती। तो K क्या है, एक नियतांक है, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसा कि अपनी बुक में है। तुम्हारे को मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो ये नियतांक है लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं यदि आपको तुम्हारे को इसको कंप्लीट इसके बारे में मैं बातें करूं तो यहां जो K की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन इसके यदि तुम C स्क्वायर और कर दोगे प्रकाश की चाल के स्क्वायर के, तो यही ये K नियतांक है, जैसा कि तुम्हारी बुक में नहीं है। आगे बात समझ में, शायद ही ये तुम्हारे को कहीं पे मिले, कई बुक्स में नहीं है। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चैप्टर में, कूलाम नियम में। ठीक है ना, और दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक बात की थी, वहां एक नियतांक लगाया था जिसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस वाले नियतांक की वैल्यू जो होगी वो होगी K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C स्क्वायर, और जिसी को हम मॉडिफाई करके इस वाले रूप में लिख देते हैं, और K = हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 10 की पावर -7, और क्या हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। K = हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है ना, क्यों हो रही है, यहां देखो इसका मीटर स्क्वायर होगा, इसका मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, मीटर भाग में बचेगा, इस साइड में लाऊंगा तो गुणा में, इसका मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला इंटू मीटर, और ये आई धारा है तो इसका मात्रक एम्पियर होगा, यहां गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में, और इसका मात्रक ऐसे डिफाइन कर दोगे। ठीक है ना, तो यहां से अपने पास में जो क्या है, K की नियतांक है, जो उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा। और भी तुम इसको ज्यादा मॉडिफाई करना चाहो तो और भी ज्यादा मॉडिफाई तुम इसको कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वही बल इज इक्वल टू बिल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और बल बराबर क्या लिखा था तुमने, बिल, और यहां से तुमने टेस्ला बराबर क्या लिखा था, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये लिखा था। चाहो तो तुम यहां पर अब टेस्ला की जगह वापस ये लिख सकते हो, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 10 की पावर -7 इंटू मीटर पर एम्पियर, और टेस्ला की जगह मैं लिख देता हूं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, नियतांक हो गया। इन सब के अकॉर्डिंग यदि यहां पर यदि मैं बात करूं, जो ये म्यू नॉट है, यहां पर ये जो म्यू नॉट आया है जो तुमने लिखा है, ये है, वहां पर एप्सिलॉन नॉट आया था, यहां म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट को तुम बोलते थे निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसको क्या बोलोगे, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकशीलता, और विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युतशीलता। तो यहां पर तुम इसको क्या लिख दोगे, बोलो, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की, अरे चुंबकशीलता, रे चुंबकशीलता। ठीक है ना, यहां म्यू नॉट क्या हो जाएगा, निर्वात की चुंबकशीलता हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास में यदि मैं K की वैल्यू यहां पर रखूं तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में इस धारावाही अल्पांश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चले आगे, ये अपने पास में सारी बातें हो जाएंगी। अब यदि मैं बात करूं
ठीक है ना। यहां पर यदि हम बात कर लें किसकी, म्यू नॉट की भी बात कर लें, ठीक है ना, किसकी बात कर ले, म्यू नॉट की भी बात कर लें। तो म्यू नॉट के बारे में मैं तुम्हारे को बता देता हूं, इसमें देख लेना आपके पास में क्या हो रहा है, ये देखो क्या आ रहा है, ये आइए ना, k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से म्यू नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर -7 गुणा 4 पाई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बारे में यदि तुम और भी ज्यादा डिटेल से बात करना चाहते हो तो म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। इसके बारे में यदि तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ठीक है ना, और 5 और 1 और 2 पॉइंट छोड़ के, ये 2 नंबर छोड़ के यहां पर पॉइंट लगा दोगे तो कितना हो गया, 12.56 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको तुम और भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.256 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। ये तुम्हारे पास में म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता की भी वैल्यू और निर्वात की चुंबकशीलता की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा क्या, निर्वात में किसी धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, बोलो, माध्यम की उपस्थिति में, किसके अंदर बात करें, माध्यम की उपस्थिति में। यदि तुम इसको लिखना चाहो तो एक बार लिख लेना। अब हम बात कर लेते हैं माध्यम की उपस्थिति में। इसको तो मैं हटा देता हूं या ऊपर वाले को हटा देता हूं। ठीक है ना, यह है तुम्हारे पास में लास्ट रिजल्ट। यहां से तुम इसको क्या लिख दोगे, यहां अभी तो ये क्या आ रहा है, निर्वात के अंदर बात कर रहे हैं तो निर्वात की चुंबकशीलता ही है, निर्वात के अंदर बात कर रहे हैं तो निर्वात की चुंबकशीलता है। यदि माध्यम की उपस्थिति में बात करेंगे तो यहां पर क्या जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। क्या जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। और यहां लिख देना इसके बाद में माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में डी बी। यहां आप पैरों में लगाना चाहो तो एम, मीडियम लगा सकते हो। ठीक है ना। इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह आज म्यू माध्यम अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां जो म्यू एम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जैसा वहां लिखते थे एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होती थी। सेम उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर क्या हो जाएगा, माध्यम की उपस्थिति में माध्यम की चुंबकशीलता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको तो बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, ये माध्यम की चुंबकशीलता, और ये आपेक्षिक चुंबकशीलता रे, हाँ सॉरी, चुंबकशीलता। माध्यम की उपस्थिति में चुंबकशीलता, ये माध्यम की चुंबकशीलता, ये निर्वात की चुंबकशीलता, और ये आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है ना, ये हो जाएगी, तीनों बातें हो जाएंगी अपने पास में। यहां से तुम म्यू एम की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हो। तो डी बी माध्यम में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, और बोलो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और तुम इसको क्या लिख सकते हो, डी बी मीडियम इज इक्वल टू, म्यू आर को मैं पहले ले लेता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जगह ये किसके लिए आ रहा है बोलो, कहां पर आया था, निर्वात में, तो उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, डीबी निर्वात। ठीक है ना, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, और वो कहां पर आया है तुम्हारे पास में, निर्वात में। तो यहां से तुम इसको क्या बोल दोगे बोलो, डी बी मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू डी बी नॉट लगा देना या निर्वात लिख देना। ये तुम्हारा इन दोनों में रिलेशन भी आ जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें इसके सदिश रूप की, किसकी बात करें, इसके सदिश रूप की बात कर लेते हैं, सदिश रूप की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्शन बता देता हूं पहले एक बार।
सदिश रूप की। देखो नॉर्मली जो अपने पास में नियम आएंगे वो अलग बात है, वो अलग बात है। यहां मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना तुम्हारे को, करंट की डायरेक्शन ये, तो अंगूठा उस डायरेक्शन में रखो और जिस बिंदु पर तुम्हारे को चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, वहां पर थप्पड़ मारो। थप्पड़ अंदर की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी अंदर की ओर, और थप्पड़ बाहर की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी बाहर की ओर, यही याद रखना है। तो इधर देख लेना, करंट की डायरेक्शन ये, और इस बिंदु पर तुम्हारे को क्या निकालना है, बोलो चुंबकीय क्षेत्र। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा थप्पड़ मारो, थप्पड़ अंदर की ओर, तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस लगा के। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो इनसाइड में होगी। वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, इनसाइड में। अब यदि मैं इस पी डैश पॉइंट पर बात करना चाहूं, कहां पर बात करना चाहूं, इस पी डैश पॉइंट पर, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम्हारे को कुछ नहीं करना, अंगूठा रखना है करंट की डायरेक्शन में और थप्पड़ मारो, थप्पड़ बाहर की साइड में। हमेशा थप्पड़ राइट हैंड से ही मारनी है, ठीक है ना, उल्टे हाथ से थप्पड़ सही नहीं लगती। तो यहां से करंट की डायरेक्शन में अंगूठा थप्पड़ मारो, थप्पड़ बाहर की ओर, बाहर की ओर तो करंट की डायरेक्शन भी बाहर की ओर, और इसको डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इन साइड में क्रॉस लगा के बाहर की साइड के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इन साइड होगी, यहां जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होगी। ये जो जिस कागज में तुम इसको लिख रहे हो उस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और यहां पर जो तुम लिख रहे हो जिस कागज में इसको बनाए हो उस कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये बातें दोनों हो जाएंगी और इसके बाद में करंट की चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब जगह ऐसा ही हम करेंगे, थप्पड़ी मारेंगे, ठीक है ना। चले आगे इसके बाद में। अब मैं तुम्हारे को इसकी सदिश रूप के बारे में बता देता हूं। हटा देते हैं इसको, तो हटा ही देते हैं। तो इसके बारे में देख लो भाई बंधु, अब इसके बारे में देखो भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहां से मैं लिख देता हूं डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, निर्वात में ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और आई करंट सदिश राशि अदिश राशि है, डायरेक्शन तो होती है पर सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए अदिश राशि। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर डीएल की जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं अल्पांश से, ये तो इसकी डायरेक्शन जो ले रहे हैं हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये सदिश राशि है। आर ये इसकी सीधी डिस्टेंस है अभिष्ट बिंदु से अल्पांश की, तो ये भी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। तो यहां पर दो सदिश राशियां हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ना तो ऊपर की ओर है और ना उस साइड में है। इसकी डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत जस्ट अंदर की ओर है, तो इसकी डायरेक्शन दोनों की सुध में ही नहीं है, तो यहां पर मैं लगा दूंगा एन कैप। यहां जो एन कैप है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। यहां जो एन कैप है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। यदि तुम इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो मैं बता दूं, डीएल की डायरेक्शन ये और आर की डायरेक्शन ये, इन दोनों से ये दोनों एक प्लेन में है, एक तल में है, और वो तल है मेरा बोर्ड, या तुम जिस कागज में बनाओगे वो कागज क्या होगा, इन दोनों वो उस कागज वो क्या होगा, एक तल होगा जिस तल के अंदर ये दोनों सदिश होंगी। डीएल की डायरेक्शन ये और आर वेक्टर की डायरेक्शन ये, इन दोनों से एक तल बनेगा जो अपना बोर्ड होगा, जो अपना क्या होगा, बोर्ड होगा या तुम्हारा कागज होगा। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है या फिर बाहर की ओर है, वो डिपेंड करता है आप कौन से पॉइंट पर याद कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो क्या बात कर रहा है ये, या तो कागज के जो तल है उसके लंबवत अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। और ऐसा हम कहां करते थे कि दो सदिश राशियां होती हैं, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, या सदिश गुणनफल करते हैं, तो जो तीसरा सदिश रिजल्ट में आता है उसकी डायरेक्शन उन दोनों से बने तल के लंबवत होती है। तो सीधी सी बात ये क्या कहना चाहता है कि जो इसकी डायरेक्शन आ रही है वो इस तल ये वाली सदिश और ये वाली सदिश, इन दोनों के गुणनफल से जो तल बनेगा, मतलब इन दोनों से जो तल बनेगा उसके लंबवत होगी, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों की गुणनफल के क्या होगी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन में होगी। तो यहां से तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि डीबी वेक्टर
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई अदिश राशि है, डीएल वेक्टर क्रॉस, मैं इसको आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं। यदि तुम इसको खोलोगे डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप को, तो तुम्हारे को मालूम है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आती थी, इसका परिमाण इंटू साइन थीटा और एन कैप की जो डायरेक्शन होती थी वो इन दोनों के तल के लंबवत होती थी, तो सेम ऐसा ही यदि इन दोनों के गुणनफल की यदि मैं बात करूं, किस किस के गुणनफल की, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, तो इसका परिमाण डीएल, आर कैप है ना एकांक सदिश है तो इसका परिमाण 1 होगा, इंटू 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू साइन थीटा और एन कैप, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया, यहां से साइन थीटा भी इसमें आ गया। आ गई बात समझ में? तो यहां पर मैंने ये लिख दिया, साइन थीटा कहां गया, तुम्हारी की बात समझ में आ गई होगी, ये 11th क्लास में गया, ठीक है ना। तो इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से, तो ऊपर समझा ही दिया तुम्हारे को, इसकी जरूरत है नहीं, पास में ये आ जाएगा। तुम चाहो तो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, और भी अच्छे से लिख सकते हो। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि आर कैप एकांक सदिश क्या होती है, किसी भी सदिश में यदि हम उस सदिश के परिमाण का भाग दे दें, ठीक है ना, परिमाण का भाग दे दें, तो आर कैप की जगह तुम ये भी लिख सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, हटा दो इसको, तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बोलो आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, पहले था एक परिमाण हो रहेगा तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, एक धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला, उसका परिमाण हमने देख लिया था और उसकी डायरेक्शन भी हमने, उसका सदिश रूप भी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें अपने पास में हो जाएंगी। दो केस और बता देता हूं। अभी जो अपने पास में आया था, इसका परिमाण कितना आया था, उसकी जो वैल्यू आई थी वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका क्या आया था, परिमाण आया था, ये इसका क्या आया था, परिमाण। तो इधर देख लो भाई, केस फर्स्ट लगा देता हूं यहीं पर, केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, या मैं 180 भी कर लेता हूं तो भी एक 0 ही आएगा। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं धीरे धीरे इस आर वेक्टर की जो पोजीशन है ये पी बिंदु की, इसको धीरे धीरे ऐसे कर दूं तो थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक टाइम क्या आएगा, 0। 0 कब आएगा, जब ये आर इसकी डायरेक्शन में ही होगा। मतलब जो ये धारावाही चालक तार है, इसकी अक्ष पर ही आ जाऊं मैं, जिस अक्ष पर ये है उसी अक्ष पर ही इस पी पॉइंट को लेके आ जाऊं, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहां पर 0 रखोगे तो पूरी संख्या को गुणा करते कितना हो जाएगा, 0। तो dB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। dB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मतलब धारावाही जो चालक तार है उसकी अक्ष पर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 होगी। जैसे तुम्हारे पास में ये है, ये कोई धारावाही चालक है और यदि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी सिद्ध में ये इस अक्ष पर है, तो यहां पर ले लो कोई पॉइंट, यहां ले लो, यहां ले लो, इसकी सिद्ध में जो भी होगा, या यहां ले लो, कहीं पर भी ले लो, तो वहां पर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वहां सब जगह चुंबकीय क्षेत्र की क्या वैल्यू होगी, 0। और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और अपने को लगता है कि ये लंबा होगा, लेकिन वो बहुत ईजी हो जाता है। ईजी कैसे हो जाता है, क्योंकि इसकी अक्ष की सिद्ध में जो भी आ गया उसको तो खत्म करो, 0 हो गया, बाकी के कारण हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से केस फर्स्ट हो जाएगा। केस सेकंड की यदि हम बात करते हैं, केस सेकंड की ओर बात कर लेते हैं। केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, 1। तो यहां पर यदि तुम 1 रखते हो, बाकी देखो इसके यदि केस ये लगाओ चाहे केस वो लगाओ, बाकी सबके लिए ये मैग्नीट्यूड सारी बातें सबके लिए सेम, सिर्फ और वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, थीटा की। थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और इस वाली कंडीशन के अंदर जब थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहां पर इस टाइम जो डीबी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
इस टाइम मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये तुम्हारे पास में दोनों केस हो जाएंगी। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि कोई धारावाही चालक तार है, उसके लंबवत कोई भी बिंदु होगा, उसकी अक्ष के लंबवत कोई भी बिंदु होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। तो इसके साथ में तुम्हारा बायो-सावर्ट का नियम हो जाएगा, इसके ये दोनों केस भी हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन बताते हैं उन नियमों की बात करेंगे। ठीक है। ऑल ऑफ यू, हम बात कर चुके थे बायो-सावर्ट के नियम की। ठीक है ना। हम 7 चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की, और उसमें ओरस्टेड के प्रयोग भी देख लिए थे, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर ली थी, बायो-सावर्ट का नियम भी पढ़ लिए थे हमने। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के जो नियम हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा के बारे में जो नियम है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है ना। सबसे पहले यदि हम बात करें तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये दाहिना हाथ है, और इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो क्या होगा अपने पास में कि यदि करंट की डायरेक्शन जैसे ये है, तो मतलब जैसे करंट की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जैसे करंट की डायरेक्शन ये है, उसी साइड में यदि मैं अंगूठे को रखूं, ठीक है ना, मतलब धारावाही चालक तार की जो के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उस साइड में यदि मैं अंगूठे को रखूं, तो ये जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, अंगुलियां इस साइड से इस साइड मुड़ेंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी ये होगी। ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये, यदि हम अपने अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये जो अंगूठा है किसको रिप्रेजेंट करे, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को। या जैसे मान लो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो अंगूठे को मैं ऐसे रखूंगा, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक है। या मान लो कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां मेरी ऐसे मुड़ रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। अभी ऐसे अंगुलियां ऐसे मुड़ रही थी, अभी चुंबकीय करंट की डायरेक्शन ये थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये हुई तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये, मतलब दिशा चेंज करते ही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और ये बात ओरस्टेड भाई साहब ने बताई भी थी। ठीक है ना। फिर इसके बाद में यदि हम दूसरे नंबर पे बात करें दाहिने हाथ की हथेली का नियम, इसका जस्ट उल्टा है जो अभी हमने पढ़ा था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और हथेली का नियम दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इसमें यदि हम बात करें हथेली के नियम में, अंगूठे का नियम तो हमने पढ़ लिया, हथेली के नियम में यदि हम बात करें तो ये क्या कहना चाहता है कि जैसे मान लो कि अपने पास में करंट का जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, धारावाही चालक है, वो सीधा नहीं है, वो आज ऐसे स्प्रिंग की तरह है, सर्पिलाकार है। ठीक है ना। तो उसमें करंट फ्लो करेंगे, यदि करंट की डायरेक्शन मुड़ी हुई अंगुलियों के अकॉर्डिंग हो, तो सीधा अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आ गई बात समझ में। यदि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, और यदि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यदि मुड़ी हुई अंगुलियां अपनी किसको रिप्रेजेंट करें, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो सीधा अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड नंबर पे आता है जो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम, या जिसको हम पेच का नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना। पेच के नियम में क्या है कि जैसे अपने पास में मान लो कि ये पेच है, ठीक है, और इस पेच को हम क्या करें, कसेंगे, घुमाएंगे, तो ये क्या होगा, कसेगा या अंदर जाएगा। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है या कोई प्लाई है, मैं इसके अंदर इस पेच को घुमाता हूं, कसता हूं, ठीक है ना। तो आपको इस बात का मैं बता दूं आपको कि यदि तुम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये कसेगा, अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये खुलेगा और बाहर आएगा। तो इस नियम के बारे में अब बात करते हैं। इसमें क्या है कि यदि हम क्या करें, किसी पेच को घुमाते हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर आएगा। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम इस पेच को घुमाओगे और इसके आगे बढ़ने की दिशा, आगे या उस साइड में भी बढ़ सकता है और इस साइड में भी बढ़ सकता है, तो इसके आगे बढ़ने की जो दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे, प्रदर्शित करे, तो इसके जो घुमाने की जो दिशा है, इसके घुमाने की या घूमने की जो दिशा है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। आ गई बात समझ में। यदि तुम ऐसे इसको घुमा रहे हो, ये कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगा, अंदर की ओर। यदि करंट की डायरेक्शन इस साइड से इस साइड में हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे होगी। ठीक है ना। और यदि तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो ये
कौन सी दिशा में आएगा, खुल के बाहर आएगा। ये कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा, इस साइड में आगे बढ़ेगा। अब इस साइड में बढ़ेगा मतलब करंट की डायरेक्शन इस साइड से उस साइड में है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है ना, ये अपने पास में हो जाएगा। इसके बाद में आता है स्नो का नियम। इसके बाद में क्या आता है, स्नो का नियम। ठीक है ना, ये क्या कहना चाहता है, यदि अपने पास में कोई धारावाही चालक तार है, क्या है, धारावाही चालक तार है और उसमें करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर हो। क्या बोल रहा है ये, यदि अपने पास में कोई धारावाही चालक तार है और उसमें करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर हो, और ये क्या हो, कोई चुंबकीय सुई है उसके ऊपर ओवर रखा हुआ हो, तो उसकी जो उत्तरी ध्रुव है चुंबकीय सुई का वो पश्चिम दिशा में वेस्ट साइड में घूम जाएगा। ये चारों जो नियम हैं वो अलग अलग बातें इंडिकेट कर रहे हैं। ये एस एन का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। ओवर का मतलब ये क्या है कि ये ऊपर रखा हुआ है। ओवर का मतलब क्या है कि ये किसके, ये जो धारावाही चालक तार है चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना, ओवर रखा हुआ है तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा में घूम जाएगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्नो का नियम हो जाएगा। ये अपने क्या है, 4 नियम हो गए। अपना जो सीधा में जो अपना यूज करेंगे वो अपना देसी तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या, जैसे तुम्हारे को इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो कुछ नहीं करना, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, जिस बिंदु पर तुम्हारे को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां पर थप्पड़ मारो, थप्पड़ अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी अंदर की ओर। यदि तुम्हारे को इस पॉइंट पर निकालना है तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, थप्पड़ मारो, थप्पड़ बाहर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी बाहर की ओर। जो बाहर की ओर होगा उसको हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे तुम यदि बात करते हो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, ठीक है ना, तुम्हारे को इस पॉइंट पर चाहिए तो अंगूठा नीचे की ओर होगा, तो अब थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अंदर की ओर। यदि तुम क्या करते हो, यहां पर निकालते हो तो कुछ नहीं करना, तुम्हारे को अंगूठा करंट की डायरेक्शन में नीचे की ओर, करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ बाहर की ओर, तो यहां पर डॉट लगा दोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर हो जाएगी। हम जो यूज करेंगे वो अपना ये देसी तरीका ही यूज करेंगे, थप्पड़ के नियम का। कौन सा यूज करेंगे, थप्पड़ के नियम का यूज करेंगे। ठीक है ना, और ये सेम है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, ये सारी बातें हो जाएंगी। ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करने के नियम हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि अपने पास में क्या है, कोई परिमित लंबाई का कोई धारावाही चालक तार है और उससे स्मॉल r दूरी पर या स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है ना,